गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। और चूंकि अभी सब लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ हम आप लोगों को आज वीवीआई क्वेश्चन कराएंगे। ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्वेल्थ के लिए। और अभी ट्वेल्थ का एग्जाम भी है बहुत नज़दीक, और आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा वीडियो। आप जरूर वीडियो को देखेंगे। जो ट्वेल्थ के कैंडिडेट है उनको तो खैर देखना अनिवार्य है। चलिए तो काम को आगे बढ़ाते हैं, और सभी लोगों को स्वागत है आर के रंजन इंग्लिश क्लासेज और चैनल में। मैं हूं आपका अपना आर के रंजन सर, और आज हम लोग देखेंगे ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जो आपका ट्वेल्थ का सेक्शन है। ट्वेल्थ का जो पहला सेक्शन है आप जानते हैं कि वह है आपका ओल्ड इंग्लिश। आप देख सकते हैं ये जो बुक है आपको जो स्टडी करना है, इसमें अगर हम लोग चैप्टर की बात करें, है ना, तो आप देख सकते हैं कि ट्वेल्थ का जो पहला टॉपिक आपका है वो है ओल्ड इंग्लिश। ये ट्वेल्थ सेक्शन में है, ठीक है। दोनों सेक्शन को बांट भी दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे पहला जो चैप्टर है ओल्ड इंग्लिश, इसको हम लोग देखेंगे, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ में क्वेश्चन इससे रहता है। और पूरी किताब से कम 12, 13, 14, 15 की संख्या में क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कवर करेंगे। कर रहा है कि चलिए देखते हैं हम लोग ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश जिसको हम लोग एंग्लो सेल्टिक भी कहते हैं। पहला ट्वेल्थ का ये पहला टॉपिक है ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। कह रहा है कि द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम, जो ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है वो शुरू हुआ है कब। तो आप जानते हैं कि 449 एडी में शुरू हुआ है। 449 एडी में पीरियड शुरू हुआ है। तो आपको जब पूछेगा कि ओल्ड इंग्लिश का पीरियड बताइए, ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है, ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है, ओल्ड इंग्लिश जो स्टार्ट हुआ है वह 449 एडी से स्टार्ट हुआ है, 449 से स्टार्ट हुआ है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए ये सवाल था। डैश कहता है इंग्लिश वॉज नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। आप जानते हैं कि ओल्ड इंग्लिश में बहुत सारे भाषा से वर्ड्स को लिए गए हैं, है ना। तो वो एक सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं था, ठीक है। तो पूछेगा कि कौन सा इंग्लिश है जो सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज में नहीं है, तो आप लिखेंगे ओल्ड इंग्लिश, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है कि हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश आर देयर। अब बताइए कि ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स थे। तो सभी को पता है कि ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट थे और मिडिल में 5 डायलेक्ट हो गया था। तो हम मिडिल इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल कर रहा है कि ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट थे, तो 4 डायलेक्ट्स थे, ठीक है बाबू। आगे हम अपनी बात को बढ़ाते हैं और कह रहा है कि व्यूच वन ऑफ द फॉलोइंग, व्यूच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायलेक्ट ऑफ द ओल्ड इंग्लिश। हम लोग जानते हैं कि ओल्ड इंग्लिश में नॉर्थम नहीं आता है, नॉर्थम आपका मिडिल का है। तो पूछता है कि इसमें से कौन है जो ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट नहीं है। ऑप्शन देगा 4 गो, ठीक है। तो 4 गो में एक नॉर्थवियम जो है देख रहे हैं आप, नॉर्थन। तो नॉर्थन जो है वह मिडिल इंग्लिश का डायलेक्ट है, ठीक है। वह ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट नहीं है। तो सीधा पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायलेक्ट ऑफ द ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट कौन नहीं है, तो नॉर्थन में आप टिक लगा देंगे, ठीक है। आप देखेंगे अगला कर रहा है रूनिक अल्फाबेट। रूनिक अल्फाबेट वॉज द मेन फीचर। रूनिक अल्फाबेट तो आप जानते हैं कि रूनिक अल्फाबेट क्या है, ठीक है। तो रूनिक अल्फाबेट वॉज द मेन फीचर ऑफ डैश ओल्ड इंग्लिश। तो रूनिक अल्फाबेट जो होता था, जो सीधा स्ट्रेट लिखाता है, उसमें कर्विंग नहीं है, ठीक है, वह ये किसका मेन फीचर है। तो रूनिक अल्फाबेट जो है जो मेन फीचर है वो किसका है, ओल्ड इंग्लिश का है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि नॉर्मस बिलोंग्स टू, जो नॉर्मस बिलोंग्स टू, नॉर्मस जो था वह कहाँ से आया था, फ्रांस से था वो, है ना, जो अटैक किया था ब्रिटेन पर। तो नॉर्मन्स जो था वह फ्रांस से संबंधित रखता है, फ्रांस से बिलोंग करता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है, पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मन्स कॉन्क्यूस्ट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आगे देखिए, कहता है कि पीरियड द पीरियड ऑफ व्यूज किंग इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड फॉर इंग्लिश लिटरेचर। कौन सा पीरियड है, कौन सा
पीरियड है जिसे गोल्डन पीरियड कहा गया है। इंग्लिश साहित्यिक, इंग्लिश जो आपका लिटरेचर है, इंग्लिश जो आपका भाषा है, इंग्लिश साहित्यिक है, उसमें जो गोल्डन पीरियड आया है, गोल्डन जो पीरियड आया है, सुनहरा जो पीरियड आया है, तो बताइए कौन से राजा के पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा गया है। तो वह है अल्फ्रेड, है ना। अल्फ्रेड जो राजा था, इसके सेशन को जो है हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डन गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा गया है। ठीक है, जरा हम लोग ओल्ड इंग्लिश को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब से स्टार्ट हुआ है ना। अब देखिए ओल्ड इंग्लिश को आप देख पा रहे हैं, है ना। तो देखिए ओल्ड इंग्लिश है, तो ओल्ड इंग्लिश का जो शुरुआत हुआ है वो 449 AD से आपका देखिए स्टार्ट हुआ है ना। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट था। उसके बाद हम बताए हैं कि ओल्ड इंग्लिश में 4 गो डायलेक्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमने आपको बताया है इसमें कौन सा राजा है जिसमें बहुत ही ज़्यादा 4 गो, देखिए इसमें हैंड स्क्रिप्ट भी बताएंगे आपको। ओल्ड इंग्लिश का जो लिटरेचर है, हैंड स्क्रिप्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है ना। तो इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण इसमें जो सवाल आएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, वह तमाम सवाल हम आपके बीच प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। आप सीधा देखते जाइए। इसके डायलेक्ट्स की भी बात हो गई है ना। इसमें जो इसके जो देखिए लिखता है कि लैंग्वेज लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स एलियन स्पेलिंग, इसी में एलियन स्पेलिंग था आपका, अनफेमिलियर वोकेबुलरी भी था, है ना। उसके बाद एंग्लो सेक्शंस इंग्लैंड जब आया था तो देखिए इसका रूनिक अल्फ़ाबेट, यहीं पर आपका रूनिक अल्फ़ाबेट भी है, ठीक है। कौन कौन वर्ड कहाँ से आया है, रूनिक अल्फ़ाबेट कहाँ पर लिखा जाता था, ये सब कुछ इसी में आपका है। विच राइटिंग वॉज इज नॉट यूज इन द नॉर्थन जो राइटिंग जो था इसमें यूज नहीं होता था उस समय में, है ना। तो इसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए क्या कर रहा है आगे, आगे देखिए। आगे कर रहा है कि नॉर्मन कॉन्क्यूस्ट, जो नॉर्मन कॉन्क्यूस्ट है टुक प्लेस, वह जो है आया था, टुक प्लेस स्थान लिया, जगह लिया इनका 1066 में। 1066 में जो है नॉर्मन कॉन्क्यूस्ट जो है अटैक किया आया, है ना। 1066 में, चूंकि इसका अगर हम टाइम पीरियड देखेंगे तो टाइम पीरियड में हम जानते हैं कि 400 कितना 49 से लेके 1066 तक का हम लोग का टाइमिंग है। 449 से 1066 तक का हम लोग का टाइमिंग है ओल्ड इंग्लिश का। और इसी में नॉर्मन कॉन्क्विस्ट की बात करते हैं तो देखिए द ईयर 1066 मार्क्स द एंड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश, ये ओल्ड इंग्लिश का एंडिंग पीरियड है, ठीक है। आप ये इम्पोर्टेंट है, तो यहीं से स्टार्ट होता है नॉर्मन कॉन्क्विस्ट, ठीक है, जब ये एंडिंग होता है। यहाँ पर एक देख सकते हैं कि द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर आर द एरा ऑफ द किंग अल्फ्रेड। मैंने बताया था कि राजा जो किंग अल्फ्रेड था, इसी के सेशन को हम लोग गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जैसी ओल्ड इंग्लिश आपका जब ईयर 1066 मार्क्स में जब ओल्ड इंग्लिश का जब एंडिंग होता है तो वहीं से नॉर्मन कॉन्क्विस्ट मेड इंग्लैंड इनटू लिटिल मोर देन अ कॉलोनी ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस उसका जो है धीरे धीरे कॉलोनी बनना शुरू हो गया, है ना। फ्रांस से आया था नॉर्मन कॉन्क्विस्ट, भी हम आपको बताया कि कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। तो तमाम वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का आपके बीच रखा जाएगा। आप चीज़ों को निहारिए, समझिए, देखिए, आगे बढ़िए। चलिए आगे कहता है कि आप तो समझ गए कि नॉर्मन कॉन्क्विस्ट जो है कब प्लेस लिया था, कब आया था अस्तित्व में, तो 1066 में आया था। द एंड ऑफ डैश इंग्लिश एक्सपीरियंस द गैप ऑफ ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी। मतलब आप देखेंगे लगभग जो ओल्ड इंग्लिश का जो एंडिंग हुआ है, ओल्ड इंग्लिश का जो एंडिंग हुआ है उसके बाद मिडिल इंग्लिश शुरू होता है। तो ओल्ड इंग्लिश समाप्त होता है 1066 में और मिडिल शुरू होता है 1150 में। तो दोनों के बीच अगर निकालेंगे तो लगभग 1 सेंचुरी का गैप आपको मिल जाएगा, है ना। तो ओल्ड इंग्लिश जो है उसका एक्सपीरियंस क्या है, द गैप ऑफ ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी, 1 सेंचुरी लगभग गैप है। तो आप यहाँ क्या भरेंगे, ओल्ड इंग्लिश की जो एंडिंग है और मिडिल का जो शुरुआत है उसके बीच में देखेंगे आप ध्यान से, तो 1 सेंचुरी का गैप हो जाता है, 100 वर्ष का, ठीक है। चलिए आगे बातों को हम लोग बढ़ाते हैं। क्या कर रहा है कि देयर वर, है ना, कर रहा है कि देयर वर 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस, 2 गो महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंसेस हुआ है, 2 गो महत्वपूर्ण जो है प्रभाव हुआ है ऑन ओल्ड इंग्लिश पर।
वन ऑफ देम, उसमें से एक क्या है, वो लैटिन। एक लैटिन, आप जानते हैं लैटिन का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है ओल्ड इंग्लिश में। बहुत सारे शब्दों को लैटिन भाषा से उठाया गया है ओल्ड इंग्लिश में। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है वो है स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन आज के तारीख में स्कैंडिनेवियन को आप डेनमार्क कह सकते हैं, फिनलैंड कह सकते हैं, आइसलैंड कह सकते हैं, नॉर्वे कह सकते हैं, स्वीडन कह सकते हैं, ये अलग है। लेकिन पहले जो है स्कैंडिनेवियन चलता था। तो दो जो भाषा रहा है उसका काफ़ी वर्ड उठकर इस चैप्टर में आया है, उसका प्रभाव रहा है। एक लैटिन की बात कर ले और दूसरा जो है स्कैंडिनेवियन की बात कर ले, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि देयर वर टू मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन द ओल्ड इंग्लिश, वन ऑफ देम वाज ए लैटिन, एक लैटिन है, और अदर वाज दूसरा क्या है आप बताइए। खाली स्थान रहेगा बताइए, तो आप स्कैंडिनेवियन में आप टिक लगाएंगे, ठीक है। और चैप्टर में जब पढ़ेंगे कि भाई किनका किनका जो है इन्फ्लुएंस रहा है, देखिए स्पेशल लिखता है स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश। आप देखेंगे स्पेशल लैंडमार्क किया यहाँ पर किया है, स्कैंडिनेवियन का प्रभाव रहा है कहाँ, ओल्ड इंग्लिश पर प्रभाव रहा है। तो आप जब किताबों को पढ़ेंगे उसका पहला जो रहा है वो देखिए लैटिन का इन्फ्लुएंस रहा है ओल्ड इंग्लिश पर। ओल्ड इंग्लिश पर लैटिन का बहुत प्रभाव रहा है भाषा का। और दूसरा है सबसे बड़ा स्कैंडिनेवियन का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। तो ये तो पूछता है एग्जाम में। चीज़ों को आप जब निहारेंगे पढ़ेंगे बढ़िया से, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपसे बनते चला जाएगा, ठीक है। पढ़ने का सिस्टम और तरीका सही होना चाहिए। चलिए बातों को हम आगे बढ़ाते हैं। और आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि एंग्लो सेक्शन बिलोंग्ड, एंग्लो सेक्शन जो बिलोंग करता है टू ट्राइब। एंग्लो सेक्शन हम जानते हैं कि वो कहाँ की जनजाति है, तो जर्मन की जनजाति थी। तो एंग्लो सेक्शन बिलोंग टू डैश ट्राइब्स, वो जर्मन यहाँ भर दीजिएगा, जर्मन का ये ट्राइब्स था, है ना। तो ये बात हम लोग जानते हैं, है ना। आगे देखिए, आगे कर रहा है द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है, ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है लाइज बिटवीन डैश और टू डैश। तो ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है वो देखेंगे कब से कब तक है। तो हम लोग जानते हैं कि 449 एडी से लेकर 1066 के बीच में आपका है ओल्ड इंग्लिश का पीरियड, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अब आपका ये 12 कुल VVI क्वेश्चन हमने कराया ऑब्जेक्टिव में। अब यहाँ पर आपके बुक का जो एक्सरसाइज है उसको भी हम आपको करा देंगे, है ना, ताकि क्वेश्चन कहीं से आएगा तो छूटेगा नहीं। पहला ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। देखिए पहला जो है आपका ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कह क्या रहा है, जरा चीज़ों को देखेंगे आपको कह क्या रहा है। कह रहा है कि राइट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स आपको देखना है। ओल्ड इंग्लिश इज नन, ओल्ड इंग्लिश को जाना जाता है। एल्सो एंग्लो सेल्टिक इंग्लिश, क्या ओल्ड इंग्लिश को एंग्लो सेल्टिक इंग्लिश के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है। तो आपके लिए स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। कहता है ओल्ड इंग्लिश वॉज अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज, नहीं गलत बात है, सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज में नहीं है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे वर्डों का प्रभाव था, है ना। तो इसमें फॉल्स हो गया। द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का जो राइटिंग सिस्टम था इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फाइंड टुडे, आज जो भी हम लोग भाषा देखते हैं, है ना, उससे बिल्कुल डिफरेंट था। द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का जो राइटिंग सिस्टम था वो वेरी डिफरेंट था, काफ़ी अलग था फ्रॉम व्हाट वी फाइंड टुडे, जो हम लोग आज पाते हैं। ये बात सही है, तो ट्रू हो गया। स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश, इन्फ्लुएंस स्कैंडिनेवियन का तो प्रभाव था ही ओल्ड इंग्लिश पर, और उसके इंग्लिश के वोकैबुलरी प्रभाव था। एल्सो अफेक्टेड द ग्रामेटिकल सिस्टम, और ग्रामेटिकल सिस्टम को भी वो प्रभाव में लेके आया, उस पर भी ये प्रभाव डाला। ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है, तो आप लगा दीजिए ट्रू में, ये आपका ट्रू है। देयर द एरा ऑफ किंग अल्फ्रेड, किंग अल्फ्रेड का जो एरा है वॉज वेरी बैड, वो बहुत वेरी बैड है फॉर इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, गलत बात है बुआ। इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम लोग किंग अल्फ्रेड को याद करें तो उनका जो एरा रहा है बहुत गोल्डन रहा है, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स हो गया, ठीक है, ये फॉल्स हो गया, ध्यान रखेंगे। तो आपका पहला ट्रू हो गया, बी फॉल्स हो गया, सी ट्रू हो गया, डी भी ट्रू हो गया, और ई जो नंबर देख रहे हैं वो आपका फॉल्स हो गया। अब ये तो समझ आ गया आपको, बहुत ईजी था चैप्टर, आप क्लियर होगा तो अब यहाँ से बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा। आंसर आपको करना है, बहुत ब्रीफली आंसर देना है। कर रहा है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ
द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट ऑन वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश पर जो है नॉर्मन कॉन्क्विस्ट जब आया वो लोग फ्रांस से, तो वोकैबुलरी पर क्या प्रभाव डाला, क्या इम्पैक्ट डाला, ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्पष्ट आपको लिख दिया है, द इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मन कॉन्क्विस्ट ऑन वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के वोकैबुलरी पर नॉर्मन कॉन्क्विस्ट का इम्पैक्ट है वॉज दैट अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच, की बहुत सारी संख्या में फ्रेंच वर्ड्स, बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स जो है केम इनटू द इंग्लिश वोकैबुलरी, बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स जो है इंग्लिश लिटरेचर में आया, शामिल हो गया। तो बहुत बड़ा इसका प्रभाव भी रहा है ना, नॉर्मन कॉन्क्विस्ट का। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे संख्या में फ्रेंच वर्ड जो वर्ड है वो अंग्रेजी में शामिल किए गए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको कहता है कि नेम द 4 डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का 4 गो जो डायलेक्ट है उसका नाम जरा बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है द 4 डायलेक्ट्स, जो 4 गो डायलेक्ट्स होते हैं किसका, ओल्ड इंग्लिश का। उसमें से पहला देख लीजिए क्या है, कैंटिस, ध्यान रखेंगे। दूसरा है नॉर्थप्रियम, तीसरा है मर्सियन एंड चौथा है वेस्ट सैक्सन। एक बार फिर समझ लीजिए, कैंटिस देखिए याद रखिएगा, नॉर्थप्रियम याद रखिएगा, मर्सियन याद रखिएगा, वेस्ट सेक्शन। चूंकि हम मिडिल इंग्लिश जब पढ़ाएंगे तो फिर इसकी चर्चा करेंगे, चूंकि इसी से 5 गो टूटा है, 5 गो बना है ओल्ड मिडिल इंग्लिश में। ठीक है, फिलहाल आप कैंटिस, नॉर्थप्रियम, मर्सियन एंड वेस्ट सेक्शन 4 गो डायलेक्ट है ना, जो बोलने का जो तरीका होता है, वे होता है, वो ओल्ड इंग्लिश में 4 तरीके से था। ठीक है, उसका अपना अपना नाम है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे कहता है कि आप बताइए, नेम द write the features of the runic alphabet। रूनिक कैरेक्टर्स या अल्फ़ाबेट कर लीजिए, कि आपको रूनिक जो कैरेक्टर है, रूनिक जो अल्फ़ाबेट है उसके फीचर्स के बारे में आप लिखिए, बताइए। तो हम बता चुके हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लिखा जाता है। ठीक है, लिखता है कि द रूनिक कैरेक्टर्स वर कंपोज, रूनिक कैरेक्टर को कंपोज किया गया, बनाया गया है, ऑफ शार्प स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा लाइन में वो लिखा जाता है, विदाउट कर्व्स, कोई उसमें मुड़ाव नहीं होगा, कर्व्स नहीं होगा। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है, टू रीड एंड अंडरस्टैंड, इसे पढ़ने की बात हो, अगर उन्हीं कैरेक्टर को पढ़ने की बात हो, अंडरस्टैंड करने की बात हो, तो वह काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि उस पर कर्विंग लाइन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की बात होता है। ठीक है, तो जब आप लोग देखेंगे इसमें, आप ओल्ड इंग्लिश में कहीं ना कहीं देखेंगे तो पूरा बता दिया है कि रूनिक अल्फ़ाबेट कैसा होता है। ठीक है, उसके फीचर्स क्या है और उसका लिखावट कैसा है, तो एक बार जरूर उसको आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। रूनिक के बारे में चर्चा आपके है, तो आप समझ गए हैं कि रूनिक अल्फ़ाबेट कैसा है, वो कैसा है बताइए, कंपोज्ड ऑफ शार्प स्ट्रेट लाइन, उसका जो बनावट है वो सीधा स्ट्रेट लाइन में उसका कंपोजिंग है, बिना विदाउट कप्स, बिना मुड़े हुए। और सो इसीलिए इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू रीड एंड अंडरस्टैंड, इसे पढ़ना और समझना। चलिए एक और क्वेश्चन है, हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, ठीक, इसको हटाओ। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा उसको देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है कि नेम द 2 मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश पर 2 गो महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ है बाबू, ओल्ड इंग्लिश पर 2 गो महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ है, आप उस 2 महत्वपूर्ण प्रभाव का नाम बताइए। ठीक है, हालांकि हम आपको पहले बता चुके हैं, पुनः दोबारा ये आ गया है सब्जेक्टिव में, ब्रीफ क्वेश्चन में, तो समझ लीजिए। द 2 मेजर इन्फ्लुएंस, 2 गो महत्वपूर्ण जो इन्फ्लुएंस हुआ है, 2 गो महत्वपूर्ण जो इन्फ्लुएंस हुआ है, प्रभाव हुआ है, वह किसका हुआ है। ठीक है, तो देखिए 2 गो महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ है, एक हुआ है किसका, है ना, लैटिन का, और दूसरा क्या हुआ है, स्कैंडिनेवियन का हुआ है। तो लिखता है द 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस, 2 को महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंसेस हुआ है ओल्ड इंग्लिश पर, एक लैटिन का और एक स्कैंडिनेवियन का, तो दोनों का चर्चा आपको कर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना। अब आपका ज़्यादा नहीं है, प्रत्येक चैप्टर कम से कम 20 मिनट समय दीजिए ताकि चीज़ें स्पष्ट हो जाए, है ना। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए बुआ क्या कहता है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि नेम द 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द ओल्ड इंग्लिश दैट हैव सर्वाइव्ड। 4 गो बताना है आपको, ओल्ड इंग्लिश का 4 गो ही मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिपि है,
और जो आपको पाया गया है, देखा गया है अभी तक जो जिंदा है, दैट हैव सर्वाइव, जो अभी तक है साक्ष्य में अभी तक रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ये इंग्लिश इतिहास का एक साक्ष्य है, आप देख सकते हैं। तो ओल्ड इंग्लिश में जो 4 गो मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसके बारे में बताता है, और 4 गो मैन्युस्क्रिप्ट्स आपके बुक में भी दिया गया है ना। देखिए यहाँ पर भी आपको बता दिया है कि भाई लिटरेचर मैन्युस्क्रिप्ट्स कौन कौन तरह है जो अभी तक जिंदा है, ओल्ड है ना, सर्वाइव्ड है जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, ठीक है। तो पहला देखिए वियोल्स है, उसको हम लोग एमएस कहते हैं। द जीनियस है, एमएस कहते हैं। और द एक्स्टर, जो एक्स्टर बुक है, और एक है वर्सेली बुक है। तो 4 गो आपका मैन्युस्क्रिप्ट्स है। आंसर में भी हमने उसको लिखा है, द 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द ओल्ड इंग्लिश आर द वियोल्स, एक ले लीजिए, एक जीनियस ले लीजिए, है ना, और एक्स्टर बुक और एंड द वर्सेली बुक, ये 4 गो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, जरा उसको देख लीजिए। कहता है कि शॉर्ट नोट्स ऑन ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश पर शॉर्ट नोट्स बताइए आप। शॉर्ट नोट्स जो होता है, लिखिए, ये हर बार पूछता है एग्जाम में, इसलिए इसका VVI इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश पर हम लोग देखेंगे। कहता है ओल्ड इंग्लिश का जो कवर्ड है बिटवीन 449 AD से लेकर 1066 तक का ये कवर्ड किया है। इन ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश जो है, ओल्ड इंग्लिश में देयर वाज अ डिफरेंट ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्स, उसमें विभिन्न प्रकार के, डिफरेंट प्रकार के डिफरेंट ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्स होते थे। अनफेमिलियर वैक्यूबुलरी, वो आज के वैक्यूबुलरी से मैच नहीं करता था, अनफेमिलियर वैक्यूबुलरी होता था। एंड एलियन स्पेलिंग, और उसमें एलियन स्पेलिंग चलता था, ठीक है। इन दिस पीरियड, इस पीरियड में वी कैन सी द डिफरेंट राइटिंग सिस्टम, इसमें हम लोग डिफरेंट राइटिंग सिस्टम को देखते हैं। चूंकि रूनिक करेक्ट अल्फाबेट चलता था, है ना, तो उसका डिफरेंट राइटिंग सिस्टम होता था। फ्रॉम व्हाट वी फाइंड विथ टुडे, आज जो भी हम लोग पाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होता था इन दिस पीरियड में। मेनी ऑफ द वर्क्स, मेनी ऑफ द वर्ड्स, शब्द जो देखते थे उसमें से बहुत सारा वर बोरोड फ्रॉम लैटिन, वो लैटिन से उधार में वर्ड्स लिए गए थे। एंड स्कैंडिनेवियन से बहुत सारा वर्ड आया था। दीज वर्ड्स इंटर्ड थ्रू एवरीडे इंट्रैक्शन, और ये सारे जो वर्ड्स है वो आते हैं, है ना, वो जो एवरीडे, प्रत्येक दिन के जो इंट्रैक्शन होता है, लोगों की जो मुलाकात होता है, उसमें यूज होने वाले शब्द थे। सम ऑफ द लैटिन वर्ड्स, उसमें से कुछ लैटिन वर्ड्स थे रिलेट टू रिलीजन, और लैटिन वर्ड से अलग कुछ में से, उसमें से बहुत सारे वर्ड लैटिन से थे, और वो लैटिन से बहुत सारे जो वर्ड थे वह उनके रिलीजन, धर्म से संबंधित वर्ड था, लर्निंग एंड साइंस से संबंधित वर्ड था, मेडिसिन से संबंधित वर्ड्स था। इनटू इंग्लिश, जो इंग्लिश में आया था। आर हिवेन, जैसे आप देख सकते हैं, हिवेन जो वर्ड है, हेल जो वर्ड है, गॉड जो वर्ड है, गॉस्पेल, हिस्ट्री, पेपर, वर्ड्स, ये सारे जो वर्ड्स देख रहे हैं आप, हिवेन, हेल, गॉड, गॉस्पेल, हिस्ट्री, पेपर, वर्ड्स, ये सारे जो वर्ड्स आप देख रहे हैं वह सब किसका वर्ड है, लैटिन का है। लैटिन वर्ड सब है, लेकिन लैटिन के जो रिलीजन है, लर्निंग, साइंस, मेडिसिन इत्यादि से संबंधित ये सारे वर्ड जो है अंग्रेजी में, ओल्ड इंग्लिश में एंट्री किया है, आया है। अगर हम लोग बात करें द मोस्ट बोरोड वर्ड्स, जो अधिकांशतः जो बोरोड वर्ड्स हैं, है ना, जो उधार लिए गए वर्ड्स है फ्रॉम द स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है ओल्ड इंग्लिश पर, ये भी बात को हम लोग जानते हैं बढ़िया से। तो स्कैंडिनेवियन से जो बहुत सारे वर्ड को उधार लिया गया है, इज, आर, जैसे ARER जो देख रहे हैं, द प्लुरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का इसे प्लुरल फॉर्म कहा गया है, माना गया है इन इंग्लिश में। टू बी एक वर्ब है, टू बी रूट वर्ब है, टू बी जो लिया गया है वर्ब। इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश साहित्यिक में, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड हैड ओनली अ फ्रैगमेंट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, एक ओल्ड इंग्लिश ही है जिसमें आप मैन्युस्क्रिप्ट्स पाएंगे, क्योंकि उसमें प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। हम लोग जानते हैं कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में एक सिर्फ फ्रैगमेंट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट्स हस्तलिपि पाया गया ओल्ड इंग्लिश का। चूंकि कारण भी इसका रहा है क्योंकि उसमें प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। प्रिंटिंग प्रेस जो आया है वो आपको मिडिल इंग्लिश में 1476 में आया है, ठीक है, इसीलिए ओल्ड में तो था ही नहीं। 449 से 1066 के बीच में तो इसका उसका तो बना ही नहीं था, है ना, तो इसीलिए इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। यही कारण है कि ओल्ड इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट मिला, हाथ से लिखा हुआ मिला। जो हाथ से लिखकर साहित्य को आप कितना डेवलप कराइएगा, इसीलिए उतना डेवलप नहीं कर पाया ओल्ड इंग्लिश में, इसीलिए इसको डार्क एज भी कहा गया है। पूछेगा कि ओल्ड इंग्लिश को क्या कहा गया है,
तो इसे डार्क एज कहा गया है। डार्क एज क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें प्रिंटिंग प्रेस नहीं था और इसका संरक्षण भी बचाव भी नहीं हो पाया, इसीलिए ओल्ड इंग्लिश को डार्क इंग्लिश भी कहा जाता है। आप देखेंगे आपका जो सेकेंड अध्याय है, आप जब पढ़ेंगे तो 11th में ही पढ़ना था, ठीक है। इसमें जब देखते हैं तो 3 भागों में आपका बटा हुआ है। कहता है कि ओल्ड इंग्लिश है जो 449 से 1066 तक का बीच में है। मिडिल इंग्लिश में देखेंगे तो 1150 से 1500 तक है। अब 1500 से लेकर अभी तक मॉडर्न इंग्लिश है, ठीक है। हम लोग ओल्ड इंग्लिश की बात करेंगे तो ओल्ड इंग्लिश में थोड़ा सा हम लोग देख लीजिए, इसी को कहा गया है डार्क एज। ओल्ड इंग्लिश को क्या कहा गया है? डार्क एज कहा गया है। क्यों कहा गया है डार्क एज? क्योंकि इसमें देखिएगा कि यहाँ पर कोड पैटर्नेज वॉज लैकिंग, मतलब लिखित जो भाषा होता था उसका संरक्षण की क्या था? कमी था, इसीलिए इसे जाना गया है डार्क एज के बारे में, ठीक है। तो मिडिल इंग्लिश भी हम लोग करेंगे, बाद में करेंगे। देखिए इसमें एक ध्यान रखिएगा, एक और बात यहाँ पर देखिए एक प्रिंटिंग प्रेस की बात है। प्रिंटिंग में जो 1476 में आया था वो मिडिल इंग्लिश में आया था, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस तो था ही नहीं, तो बात कैसे छपता? इसीलिए ओल्ड इंग्लिश को जो है डार्क एज से जाना गया। डार्क एज तो पूछ सकता है कि ओल्ड इंग्लिश को और क्या कहते हैं? डार्क एज कहते हैं, इसीलिए इसमें मैन्युस्क्रिप्ट आपको मिला, हाथ से लिखा हुआ चीज मिली। चलिए, तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को क्लियर करने का काम किया है। ये सारे जो 12th के कैंडिडेट है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर इन चीजों को आप निहारेंगे, समझेंगे, बूझेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आपका बनता चला जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो ओल्ड स्टूडेंट है वो वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, ताकि और जिनको वीडियो बहुत अच्छा लगा है वो लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आपके लाइक से और जितना ज़्यादा इस पर व्यू होता है उससे टीचर को उत्साह मिलता है काम करने में। तो आप इसका काम आपका है, थोड़ा सा कर लेंगे। हमारा काम है आपको बढ़िया से पढ़ाना, आपका काम है बढ़िया से पढ़ना और थोड़ा सा अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि ये हर विद्यार्थी तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय एंड टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर गिविंग important time.